प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 2019 का सेट लाए हैं, सेट 2 जिसका कोड 324 ईजे है। आज हम इसका सॉल्यूशन आपको कराएँगे, ठीक है ना बच्चों? इससे पहले हम आपके 2019 का एक सेट करा चुके हैं, 22 और 23 के भी हम आपको 20 के भी सारे सेट करा चुके हैं, ठीक है ना बच्चों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी हमने सीरीज़ चला रखी है, उनको भी आप करते रहिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके लिए हम 2024 के वायरल पेपर यानी मॉडल पेपर भी हम ला रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? टाइमर लगा करके उनको आप कीजिए और उनसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है बच्चों? अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आने वाली हैं, ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना? देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये 2019 में आपको बहुविकल्पीय नहीं होता था पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? अति लघु ही होता था 1-1 नंबर के। वो इसमें 1-2 क्वेश्चन बहुविकल्पीय दे देता था, बाकी 1-1 नंबर के वैसे ही क्वेश्चन दे देता था, ठीक है ना? लेकिन ये 2022 और 23 में आया है कि बहुविकल्पीय आने लगे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है बहुविकल्पीय हों, ये 2019 का पेपर है यहाँ पर। 2000 अब तुम्हारे पेपर में जो आएगा 2024 में वो ये बहुविकल्पीय आएँगे सारे, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएँगे, ठीक है बच्चों? चलिए देखते हैं इसको ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपका है ये, पहले का क्या क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि समुच्चय इतने यानी समुच्चय आपका ये ए है, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका सेट है और इसमें आपका कोई आर इसने रिलेशन बनाया है। ये रिलेशन कैसा है? ए से बी में एक रिलेशन ऐसा है कि ए जो है वो या तो सम है या तो सॉरी ये कह रहा है कि ए तथा बी दोनों, है ना? ए तथा बी दोनों सम या विषम, दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे, ठीक है ना? दोनों या तो सम होंगे या विषम होंगे, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, अगर ये दोनों सम या विषम हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इनमें से क्या-क्या ले सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, हम क्या-क्या ले सकते हैं, वो आपको पता ही है। जैसे ये मुझे मैंने 1 लिया, तो इस बी को मैं कोई विषम नंबर ही लूँगा क्योंकि 1 विषम हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए, मैं आपको थोड़े से बना करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 1 ले लिया पहला ए, तो ये विषम हो गया। अब जो बी लूँगा मैं, इनमें से कोई सा भी ले सकता हूँ, वो विषम ही लूँगा, बस विषम ही, यानी 3 ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ, 1 के साथ। तो 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, 1 के साथ 5 भी आ जाएगा, 1 के साथ 7 भी आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही 2 के साथ अब 2 के साथ 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस सम ही लेने हैं। 3 के साथ सारे विषम आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, ठीक है ना? इस तरीके से आप अगर बनाना चाहें पूरा बना लें, लेकिन पूरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो हम यहाँ खुद कर लेंगे इसको, ठीक है ना? ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले हम समतुल्यता के लिए चलते हैं। समतुल्यता हम चेक चेक करते हैं। समतुल्यता क्या होती है? देखो, हमारे पास एक एलिमेंट हम उठाकर चलते हैं, उस एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। ये आपकी समतुल्यता कहती है, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से कोई एलिमेंट उठाता हूं तो क्या वो इसमें मिल जाएगा? देखिए इस आर में मिल जाएगा क्या? यानी अगर मैं ए को 1 लूंगा, इसमें से कोई एलिमेंट उठाऊं 1 लूंगा, तो 1 1 भी इसमें है क्योंकि 1 विषम है और 1 के साथ दूसरा भी विषम होना चाहिए, तो 1 के साथ 1 तो होगा ही होगा, 2 के साथ 2 भी होगा, 3 के साथ 3 भी होगा, 4 के साथ 4 भी होगा, 5 के साथ 5 भी होगा क्योंकि 5 भी विषम है और दूसरे वाला 5 भी विषम है। इसी तरह 6 के साथ 6, 7 के साथ 7, यानी समतुल्य तो ये हो जाएगा। अब संक्रमक के लिए चलते हैं। अगर संक्रमक मुझे चेक करना हुआ, संक्रमक, तो संक्रमक के लिए क्या करूंगा मैं चेक? देखिए, संक्रमक ये कहता है कि अगर ए भी आपके पास आर में है, तो इसका मतलब आपके पास बी ए भी आर में होना चाहिए, है ना बच्चों? तो इसका मतलब अब देखिए, अगर मेरे पास ए कोमा बी है, ए कोमा बी मतलब मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, जैसे कि मैंने मान लो 1 और 3 उठा लिया, तो मेरे पास 3 कोमा 1 भी होना चाहिए, 3 कोमा 1 भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, मान लो आप 2 कोमा 4 ही उठा लो, है ना? दोनों सम है और इनका उल्टे भी दोनों सम ही आएंगे, है ना? 4 कोमा 2 भी सम ही आएंगे। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे, उनका उल्टा तो मिल ही जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी संक्रमक बन जाएगा ये, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कि इनमें से सही संबंध कौन सा है? देखिए, आपने समतुल्यता देख लिया ना, और समतुल्यता इसमें है, तो बस हम क्या कह देंगे? समतुल्यता सही संबंध हो जाएगा। और वैसे भी ये सम्मित तो आ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि सम्मित नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन का हमें पता ही नहीं क्या है, ये संबंधहीन तो है नहीं, संबंध तो बन रहा है, तुच्छ भी है नहीं है, तो इसका मतलब समतुल्यता हो गया ये। समतुल्य तो है ही, है ना? तो समतुल्यता कह रहा है, तो हम तीसरा ऑप्शन लगा देंगे, बस ज्यादा चेक करने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। बच्चों ख क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, आपके पास कोई फंक्शन है, x बिलोंग्स टू r के द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में अच्छादक है। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छादक के लिए क्या करना होता है? y बराबर एफ एक्स मान करके चलो, y बराबर 2x आ जाएगा, x की वैल्यू y अपॉन 2 आ जाएगी, ये उठा करके इसी फंक्शन में रख दो। यहाँ पे एफ ऑफ y अपॉन 2 ये आ जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, y आ गया। अगर ये वाली वैल्यू x की इसी फंक्शन में रख करके y आ जाए, तो इसका मतलब ये फलन अच्छादक हो जाएगा। तो ये फलन क्या हो गया? अच्छादक हो गया, अतः फलन अच्छादक है, ठीक है ना? ये लिख दो, अतः फलन अच्छादक है। चलिए आगे चलते हैं क्या क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि sin 2x और इंटू कोस 3x इसका समाकलन कीजिए। डायरेक्ट आप इसका नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चंस को आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यानी आपको इसमें 1/2 से गुना, सॉरी 2 से गुना 2 से भाग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 समाकलन, ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, यानी 2x प्लस 3x 5x,
प्लस साइन a माइनस बी, यानी 2x माइनस 3x माइनस एक्स, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला लग गया। और अब देखिए, अब डायरेक्ट इनका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/2 साइन 5x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोस 5x माइनस में, माइनस के कोस 5x अपॉन में जो x के इंटू में है वो अपॉन में आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, माइनस के साइन x है, क्योंकि साइन का माइनस x जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस के साइन x है। माइनस के साइन x का जब आप समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन x, तो साइन x का माइनस कोस x आएगा, और माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा प्लस c, यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये वाली पॉजिटिव टर्म हम पहले लिख लेते हैं कोस x/2, फिर ये वाली लिख लेते हैं माइनस इस बाई 2 की गुना करी मैंने यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कोस 5x अपॉन 5 टू जा 10 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि a ये है, b ये है, इनके बीच का कोण निकालिए। तो देखिए बच्चों, a आपके पास क्या हो गया, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर आपके पास क्या हो गया, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। इनके बीच का कोण हमें निकालना है। बीच का कोण क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा होता है a डॉट b अपॉन ए का मोड बी का मोड, ठीक है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 1, आई इंटू आई 1 हो जाएगा ना, तो 1 आ गया। जे इंटू जे 1 हो जाएगा, इनके मल्टीपल की गुना कर रहे हैं हम, तो मल्टीपल की गुना 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 ये भी माइनस 1 अपॉन मोड ए का मोड ए मतलब परिमाण, ए का परिमाण, तो इसका स्क्वायर, इसके मल्टीपल का स्क्वायर, जे के मल्टीपल का स्क्वायर, के मल्टीपल का स्क्वायर, मल्टीपल यानी गुणांक, ठीक है ना, कोफिशिएंट। तो आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 1 फिर प्लस 1, इसी तरह अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इसके, ठीक है ना, तीनों। तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 1 से प्लस 1 गया, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ये रूट 3 आएगा, ये रूट 3 आएगा, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस इनवर्स इधर गया, माइनस के 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं यह क्वेश्चन पर। अंग क्वेश्चन पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, अवकल समीकरण इतने की घात क्या है, घात बतानी है। बस क्लियर है, जब भी साइन के अंदर या कोस के अंदर या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके अंदर dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कुछ भी दे रखा हो, तो वहां पे आप उसकी घात नहीं बता सकते, ना कोटि बता सकते, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का क्या पार्ट, सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यानी कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक को मान करके चलो, माना कोस इनवर्स माइनस एक्स को आप थीटा मान लो, ठीक है ना। तो कोस इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, ये माइनस इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। अब माइनस में कोस में अंदर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कोस माइनस थीटा पॉजिटिव कोस थीटा होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बाहर का अंदर पहुंचाना चाहूँ, ऐसे नहीं जा सकता है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस पाई माइनस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 180 माइनस थीटा, माइनस के कोस थीटा होता है। अब ठीक है ये, अब देखिए, अब ये क्या होगा, कोस इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया आपका पाई माइनस थीटा, थीटा इधर कोस इधर, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। देखिए थीटा आप क्या लेकर के चले थे, कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये थीटा आ क्या गया, पाई माइनस कोस इनवर्स, जो आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या हो गया, अतः आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये आ गया आपका बच्चों प्रूफ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, दूसरे का ख क्वेश्चन। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन ना तो एक ही है ना आच्छादक है, एफ सच दैट आर टू आर में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एफ सच दैट आर टू आर में ना तो एक ही है ना आच्छादक है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना होता है, माना आप दो एलिमेंट उठा करके लेके चलो, x1 x2, कहाँ से, पहले वाले आर में से, प्रांत में से, आर में से लेके चले, और ये इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, इस प्रकार है ये, ठीक है ना। अब देखिए एफ ऑफ x1 मैं यहाँ पे रखूंगा, यानी x1 यहाँ पे रखूंगा तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा, x1 का स्क्वायर यहाँ पे रखूंगा तो x2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊं तो x1 इक्वल्स टू, दोनों वैल्यू आएगी प्लस माइनस के x2, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले में से हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं, दोनों आर में प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर के चलना था, और x1 बराबर x2 आता तो हम कहते हैं कि एक ही है, तो इसका मतलब ये एक ही नहीं है। अतः हम यहाँ कहेंगे अतः फलन एक ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस में भी इक्वल आ रहा है, एक ही नहीं है। आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था x1 बराबर x2, ठीक है ना, लेकिन आपका माइनस में भी इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही नहीं होगा। अब चलते हैं अच्छादक के लिए। अच्छादक में आप क्या करते हो, सबसे पहले y मान लेते हो एफ ऑफ एक्स को। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट वाई, ये स्क्वायर चला जाएगा रूट पर वाई पर, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, इस आर में से अगर मैं वाई की कोई एक ऐसी वैल्यू दिखा दूं, यहाँ पे रख दूं, जिसका मान एक्स का जो मान बनेगा वो इसमें ना हो,
तो इसका मतलब हम इसे एकदम मना कर दें कि अच्छेदक नहीं है। तो देखिए अगर मैं y बराबर -1 रख दूँ, है ना? y बराबर -1 के लिए अगर मैं यहाँ पे रख दूँ -1 तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू √-1 आ जाएगी और √-1 इमेजिनरी वैल्यू है, काल्पनिक, और इसमें काल्पनिक है नहीं क्योंकि ये वास्तविक है सारी। x की वैल्यू तो इसी में मिलेगी ना, तो y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू मिलनी चाहिए इस वाले R में। तो अब एक मैंने ऐसी वैल्यू बता दी जिसके लिए x की वैल्यू इसमें नहीं मिल रही। ऐसे-ऐसे बहुत नंबर मिल जाएँगे, माइनस के जितने भी सारे नंबर हैं इसमें, उन नंबरों के लिए x की वैल्यू इसमें मिलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? y बराबर -1 के लिए x बराबर √-1 नॉट बिलॉन्ग्स टू R, यानी R में नहीं है। अतः क्या हो जाएगा? अतः फलन अच्छादक भी नहीं है। फलन अच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना? तो अब ये ना तो एकेकी है ना अच्छादक है, ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गया क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि किस समीकरण का व्यापक हल है ये? तो देखिए y बराबर आपके पास है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। एक बार dy बाई dx करो क्योंकि दोनों में d2y बाई dx स्क्वायर है, 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही है। तो एक बार कर लो पहले तो dy बाई dx। c1 जू का तू e की पावर x का e की पावर x प्लस c2 जू का तू e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का दोबारा करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ गया। एक बार और कर देते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू c1 जू का तू e की पावर x का e की पावर x प्लस c2 जू का तू e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x अवकलन, और माइनस x का दोबारा करेंगे, -1 दोबारा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए क्या बन गया, ये पूरा फिर से y बन गया, तो इसकी जगह मैं y रख दूं यहाँ, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू y, और यहाँ पे देखिए माइनस y है ना, तो ये y इधर आ जाएगा बस यहाँ से, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आपकी सेकंड इक्वेशन का हल है, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देना, अतः यह इसका हल है, इस समीकरण का हल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। बच्चों ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर, जहां x स्क्वायर बराबर 0 सतत है ना, पर सतत है, इसकी जांच करनी है हमें, ठीक है ना? तो देखिए f ऑफ x बराबर x स्क्वायर बहुत आसान है ना, सततता की जांच का क्या करना है हमें? सिंपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x में रख दो, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो 0 पे, वो भी 0 का स्क्वायर 0 ही आएगी। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू 0 पर दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है ना? अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि यदि p ऑफ a ओवर b इक्वल्स टू p ऑफ b ओवर a हो और नॉट इक्वल टू 0 हो, तब निम्न में से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए। तो देखिए P ऑफ A ओवर B क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, और इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, है ना, नीचे वाला। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये भी A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A एक ही बात है, दोनों सेम है, कट जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B, ठीक है? कौन सा ऑप्शन है आपका? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों? ये आपका सही हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन जो है ये हम आपको पहले करा चुके हैं 324 बीसी कोड में, ये वहाँ पर तीसरे का क्या है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। गया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? कह रहा है सदिश ये और ये लंबवत हैं तो सिद्ध करो कि ये होगा। देखिए जब दो वेक्टर लंबवत हों आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ ये लिखेंगे कि दिया है दोनों सदिश ये और ये लंबवत हैं, ठीक है ना? तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अतः डॉट प्रोडक्ट यानी ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i कैप प्लस bj के साथ, है ना? क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें k नहीं है तो k को 0 k वेक्टर लिख लो, 0 रख दिया। अब देखिए i की i के साथ मल्टीपल के साथ होगी तो 3a i 1 हो गया, फिर प्लस लगाओ, 2 की b के साथ होगी 2b j डॉट j 1 हो गया, और 3 की 0 में होगी 3 गुना 0, 3 गुना 0, है ना? 3 गुना 0 इक्वल्स टू 0, तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? देखिए बच्चों इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 नंबर में आया हुआ है, तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे इजीली, ठीक है ना? यह क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, पेपर आसान आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए और पेपर बहुत आसान आएगा, बल्कि आपको बाद में ये थोड़ा सा पछतावा होगा, यार मैं थोड़ी सी हल्की सी तैयारी और कर लेता, ये पेपर तो बहुत आसान था, मैं कर लेता इसको, ठीक है ना? तो आपको ऐसा फील होगा बाद में, इसलिए बस थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका, ठीक है ना? यह क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन भी हमने ये आपको करा रखा है, ये 324 बीडी कोड में करा रखा है, ठीक है ना? हम इसको वहां से कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है ना? ये 7वें का क्या है बच्चों, ठीक है? आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ के क्या पार्ट पर। ये कह रहा है कि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई जो है वो आपके पास 0.6 है और पी ऑफ एफ जो है वो 0.3 है और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 0.2 है। तो पी ऑफ ई अपॉन एफ, एफ अपॉन ई। देखिए हर पेपर में इस क्वेश्चन पर इस
इस मेथड पर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये मेथड बिल्कुल कर लेना है। सशर्त प्रायिकता का है। जब दो घटनाएं ऐसी दे रखी हों कि एक घटना हो चुकी हो, दूसरी घटना की प्रायिकता वो पूछ रहा हो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन रख दो, प्रायिकता, इंटरसेक्शन की प्रायिकता, और नीचे नीचे वाले की प्रायिकता यानी पी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू है कितनी, 0.3। बस इनको सॉल्व कर लो, 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पी ऑफ एफ अपॉन ई पूछ रहा है, दूसरा एफ अपॉन ई ये वाला, तो इसका मतलब ऊपर वही एफ इंटरसेक्शन ई रख दो, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे नीचे वाली प्रायिकता। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, तो ये भी 0.2 आ जाएगा। पी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। सॉरी, यहाँ पे पी ऑफ एफ था, यहाँ पे पी ऑफ ई है, एफ अपॉन ई, तो नीचे ई है, ई की वैल्यू कितनी है, 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6 1/3, बस आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान। देखिए खैर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदिश ये होते हैं, यानी ये एक त्रिभुज की असमिका है, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ट्रायंगल इनइक्वलिटी है ये। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्रूव, यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए प्लस बी वेक्टर का परिमाण हमेशा लेस देन होता है इनके अलग अलग परिमाण के योगफल के, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए वही दो हमारे पास केस हैं कि पहला या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। इससे ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। पहला केस तो हमारे पास ये है, केस फर्स्ट। अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट ये है, यदि यदि वेक्टर ए बराबर जीरो या वेक्टर बी बराबर जीरो हो, और आप इन दोनों की वैल्यू में से इसमें कोई वैल्यू रख लो, ए जीरो हो, बी कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, तो ये सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल, ठीक है ना। अगर ए जीरो है और बी जीरो या बी जीरो है, ए कुछ और है, ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई बिल्कुल क्लियरली करेगा, स्पष्ट है ना। ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, बी बराबर जीरो से स्पष्ट है कि ए प्लस बी का परिमाण लेस देन होगा ए के परिमाण प्लस बी के परिमाण से, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ, इनका तो हमने क्लियर कर दिया कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो। अब दूसरा केस ये बनता है कि अगर ये दोनों जीरो हो तो क्या होगा, यानी यानी सॉरी, ये दोनों जीरो ना हो तो क्या होगा। तो हम ये ले लेते हैं ए का मोड नॉट इक्वल टू जीरो और ना ही बी का मोड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी परिमाण इनका। तो अगर ए और बी जीरो नहीं है, इनका परिमाण भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या है, तो इस कंडीशन में लेके चलते हैं हम ए प्लस बी का मोड, ए प्लस बी का ए प्लस बी का परिमाण लेके चलेंगे और उसका भी स्क्वायर करके लेके चलेंगे, ठीक है ना। इसके स्क्वायर का मतलब है इसी का स्क्वायर, हम ऐसे सिंपल लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये रहता है ना। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए इनको हम दो बार लिख लें अगर अलग अलग ऐसे करके, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, अगर मैं ए की ए में कर दूं तो ये आ जाएगा ए डॉट ए, फिर ए की बी में होगी प्लस ए डॉट बी आ गया, फिर बी की ए में होगी प्लस बी डॉट ए आ गया, फिर बी की बी में होगी प्लस 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 बी डॉट बी आ गया, ठीक है ना, ये इजीली आ जाएगा। अब देखिए ए डॉट ए क्या निकलता है, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और बी डॉट ए एक ही रहते हैं ये, है ना, ये क्या हो जाएंगे, टू ए बी हो जाएंगे, तो हम इनको लिख लेते हैं टू ए डॉट बी प्लस ये क्या हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक इनिक्वलिटी पीछे पढ़ के आए थे, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो इनिक्वलिटी आपकी होती है ये वाली कि ए डॉट बी का जो परिमाण होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है किसके, इनके अलग अलग परिमाण के डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है ना। एक कंडीशन ये होती है, तो मैं यहाँ पे ये रख दूं ए डॉट बी की जगह, अगर मुझे ये रखना हुआ तो मैं फिर ये इनइक्वलिटी यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये अब बराबर नहीं आएगा, अब ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा जब मैं इसके बराबर ये रख दूंगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस टू इंटू, इसको मैं अलग अलग कर दिया, ए और बी डॉट, यानी इसकी जगह मैं अगर ये रख रहा हूँ तो ये इक्वल नहीं, अब लेस देन चलेगा, ठीक है ना, प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर है, यहाँ पे ये बी के परिमाण का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस टू ए बी, मोड है सबका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोड ए का प्लस मोड बी का, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ से हम लेकर के क्या चले थे, हम लेकर के ये चले थे और ये लेस देन टू किसके आ गया, इसके स्क्वायर के, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, आपका ओवरऑल आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण लेस देन है किससे, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है वेक्टर ए के परिमाण से और वेक्टर बी के परिमाण से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण से, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा क्लियरली प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। इस इनिक्वलिटी में ये जो इनिक्वलिटी थी ये पूरी आपकी लेस देन इक्वल टू है, ठीक है ना, ये इसीलिए लेस देन इक्वल टू है और बुक में भी आपके एग्जाम्पल में लेस देन इक्वल टू ही है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे प्रूफ हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है फोर्थ का गया क्वेश्चन,
ये आपका कह रहा है कि दिखाइए कि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब है। तो देखिए जब भी लंब हो वही डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ किसका डॉट प्रोडक्ट है ना, तो देखिए जब आप पहली वाली लाइन की इसकी तुलना करेंगे किससे करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन से, इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन एम वन, इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन, ठीक है ना। पहले वाली की तुलना तो इससे कर दो, एल वन एम वन एन वन चाहिए बस आपको, ये निकाल लो, ये एल वन है, ये एम वन है, ये एन वन है। इसी तरह ये एल टू है, ये एम टू है, ये एन टू है। इसकी तुलना कर देना एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एन टू, जेड माइनस जेड जेड टू अपॉन एन टू, है ना। इनसे तुलना करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, एल वन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7, एल टू की वैल्यू आ जाएगी -5, एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 की है ये, एल वन एम वन एन वन, एन वन इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह एल टू की वैल्यू आ जाएगी 1, एम टू की वैल्यू आ जाएगी 2 और एन टू की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो जब भी ये परस्पर लंब हों तब तब आपके पास कंडीशन क्या है, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं जब भी ये परस्पर लंब हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 यानी 7 गुना 1 प्लस माइनस पाँच गुना 2 प्लस 1 गुना 3, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो। कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। 7 और 3 देखिए जीरो लाना है हमें, है ना, यहाँ तो लेकर के नहीं चलेंगे, ये लाना है हमें। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 माइनस 10 ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, जीरो आ जाएगा तो परस्पर लंब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये जीरो आता है ये एकदम हम क्या लिख देंगे, अतः दी गई रेखाएं परस्पर लंब है, ठीक है ना। दी गई रेखाएं परस्पर लंब हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गहरे क्वेश्चन पर ये कह रहा है ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई। देखिए यहाँ पे आप क्या करो, पुट कर लो या माना कर लो, एक्स ई की पावर एक्स को टी पुट कर लो, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे पुट कर लो, पुट एक्स इक्वल्स टू एक्स ई एक्स की पावर टी इक्वल टू टी। अब देखिए इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब मैं एक्स कॉमन लूंगा, सॉरी ई की पावर एक्स कॉमन लूंगा, बचेगा एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। देखिए इस पूरे की जगह जो ऊपर रखा हुआ है इसकी जगह पूरे की जगह dt आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन dt अपॉन कोस स्क्वायर, इसकी जगह आ गया t यानी कोस स्क्वायर t हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस c, tan की वैल्यू रख दो, tan एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इनसे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई, ठीक है ना, आपको बस अच्छे से करना है, ठीक है। देखिए पांचवे का क्या क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समाकलन कीजिए डी एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका समाकलन कीजिए। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2019 में आया था, उसके बाद आया भी नहीं है, तो ये आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाकलन डी एक्स अपॉन, इस वन को तो हम वन ही लिखा रहने देते हैं, इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख लेता हूँ टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, कोस टू एक्स के फॉर्मूले से, कोस टू एक्स के फॉर्मूले से, ठीक है। इसी तरह साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए कोस टू एक्स का फॉर्मूला ही होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, लेकिन जब ये टू यहाँ नहीं है और आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो ये टू यहाँ पर चला जाता है, ठीक है ना, यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का याद करने का आपका तरीका ये है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वन से वन कट गया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं ले सकता हूँ नीचे से टू कोस एक्स बाई टू कॉमन, है ना, डी एक्स अपॉन, हमने ले लिया टू कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे वन बचा, सॉरी कोस एक्स बाई टू तो बचेगा ही ना, एक एक कोस एक्स बाई टू, बल्कि हम कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ही कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पे वन बचेगा और फिर ये बचेगा प्लस, अब यहाँ पे साइन एक्स बाई टू बच रहा है, ये दो तो बाहर चले गए, बल्कि हमने दो बाहर लिए हैं कोस एक्स बाई टू, एक तो यहाँ से चला गया, जो नहीं है वो अपॉन में आ जाएगा, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन, ये बन जाएगा टेन एक्स बाई टू, ठीक है ना, और ये हो जाएगा डी एक्स लिखा हुआ है पहले से ही। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, समाकलन, ये कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और वन अपॉन टू ही रहेगा, ठीक है ना, अपॉन नीचे आ गया वन प्लस टेन एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले को टी मान लेता हूँ तो ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट वन प्लस टेन एक्स बाई टू को मैं टी रख देता हूँ, वन का जीरो प्लस टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का दोबारा करेंगे तो वन बाई टू और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं ये वैल्यू पूरी की पूरी इसकी जगह डी टी रख दूंगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन डी टी अपॉन टी, है ना, इसकी पूरी की जगह नीचे टी रख दिया था हमने, तो एक इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग टी, लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू रख दो, ये लॉग टी की वैल्यू कितनी है, वन प्लस टेन एक्स बाई टू
और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन गया क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, समतल वाला टॉपिक पूरा कट गया है, तो एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में इसका नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस पर चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। और 6 क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं। ये हमने कहाँ कराया है आपको? 324 बीसी कोड में चौथे का गया है ये। ठीक है ना, मैं आपकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से कर लेना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 6th के क्या क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि सांतता और अवकलनीयता की x बराबर 1 पर विचार कीजिए, है ना। आपके पास फंक्शन है मोड x+2 जब x की वैल्यू लेस देन टू 1 हो और x-2 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, है ना। इस पे आपको चेक करना है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो देखिए, सबसे पहले हम सतता चेक करेंगे, ठीक है ना, सतता के लिए। अब देखिए, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, या फंक्शन की वैल्यू निकाल लो पहले। फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी? f(1). f(1) क्या होगी? देखिए, x बराबर 1 पर फंक्शन मेरा ये है, तो मैं जब 1 की वैल्यू रखूंगा तो मुझे इसमें रखनी पड़ेगी। तो यानी 1+2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है ना, आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? लिमिट मैं डायरेक्ट करता हूँ, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 में से h घटाना है हमें। ठीक है ना, 1 में से h मतलब 1 में से कुछ घटाना है, क्योंकि 1 पे निकाल लें। अब 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। 1 से छोटी किस पे आती है फंक्शन में? 1 से छोटी वैल्यू इसमें आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका ये बनेगा। तो आपको x की जगह 1 - h यहाँ पे रखना है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें x की जगह हम 1 - h रख देते हैं, 1 - h+2। ठीक है ना, ये जू का तू है। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए, लिमिट पुट करता हूँ तो ये 3 ही आ जाएगा, यानी अब तक तो बराबर ही आ रही है। तो हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h हो जाएगी। इसमें 1 में कुछ जोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें राइट में जाना है। देखिए, ये x बराबर 1 है, जब लेफ्ट में थे तो हल्का सा इधर, यानी 1 में से थोड़ा सा घटाया था, इसलिए लेफ्ट में आ गए थे। अब राइट में जाना है तो हल्का सा जोड़ेंगे ताकि वो राइट में चला जाए। तो 1 में कुछ जोड़ा हल्के से, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0.0000 समथिंग, इतनी छोटी। तो 1 + h हो गया, राइट में चले गए। अब देखिए, राइट में यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी ये वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा ये होगा। तो अब x की वैल्यू जो है 1 + h है, वो हमें यहाँ की जगह इसमें रखनी पड़ेगी, f ऑफ x बराबर x-2 में। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h-2, है ना। यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 2 - 1 आ जाएगा। देखिए, तो बराबर ही नहीं आ रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस ये x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए, अब चलते हैं अवकलनीयता के लिए, है ना, अवकलनीयता के लिए। अब अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 - h - f ऑफ 1 - h। जिस भी पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो वाली वैल्यू आती है यहाँ f ऑफ 1, और ये 1 - h, यानी जिस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ f ऑफ 1 - h रखा जाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ 1 + h रखेंगे। ठीक है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये प्लस हो जाता है h। अब देखिए, f ऑफ 1 - h जो होगा वो हमारा क्या होगा? यानी 1 से छोटी वैल्यू h की, तो फंक्शन हमारा देखिए क्या होगा? 1 से छोटे पे ऊपर वाला ये, यानी x की जगह यहाँ पे रखनी पड़ेगी हमें, जैसे हमने यहाँ पे रखी थी, है ना, सेम इसी तरीके से रखनी है। तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रख दिया हमने 1 - h+2। ठीक है ना, पहले वाले में 1 - h रख दिया, +2 आ गया, और माइनस ये f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो वो 3 भी रखनी पड़ेगी, और अपॉन में कितना आ जाएगा? -h आ जाएगा। अब देखिए, 2 और 1 3, 3 - 3 0, कितना बचा? -h अपॉन -h, -h से -h कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप दोनों स्टेप करना। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h - f ऑफ 1 अपॉन h। इसमें ये पॉजिटिव रहता है और ये पॉजिटिव होता है बस। ठीक है ना, बाकी सब जू का तू नेगेटिव ही। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए बच्चों, 1 के राइट में चले गए, यानी राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड हमारी कहाँ है? देखिए, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 से बड़ी है यहाँ पे, तो 1 बड़ी है तो फंक्शन हमारा ये होगा। तो अब जो ये 1 + h था वो हमें यहाँ पे रखना है x की जगह। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 + h - 2, और माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और अपॉन में h है। ये कितना हो गया? -3 - 2 -5, -5 + 1 -4, यानी ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 -4 + h अपॉन h। अब बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ये तो ऊपर -4 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा, यानी ओवरऑल ये इन्फिनिटी आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो बराबर नहीं आ रहे, LHD नॉट इक्वल टू RHD। इसका मतलब ये फलन भी अवकलनीय भी नहीं है। अतः अतः फलन x बराबर 1 पर चेक कर रहे थे ना, 1 पर अवकलनीय भी नहीं है। ठीक है, अवकलनीय भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ख क्वेश्चन पर, ठीक है ना, ख क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें कैसे करना है ये देखिए, ये हम मान लेते हैं, माना y बराबर e की पावर sec स्क्वायर x और ये प्लस 3 कोस इनवर्स x और प्लस x की पावर x, ठीक है। देखिए बच्चों, हम इसको कैसे करेंगे, अगर हमें ये करना हुआ तो इसमें हमें इसका तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इसका भी डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन इसका नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तीनों को अलग अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अगर हम कर दें, इसका भी कर दें, इसको u मान लो, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक और बार कि y बराबर ये u है, ये v है, ये w है, ठीक है ना। अब इनका सबका अलग अलग कर दो। पहले तो यहीं पे करो dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में du अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको तो u अलग लेकर के चलेंगे, इसको v अलग लेकर के चलेंगे, इसको x की पावर x अलग लेकर के चलेंगे। u बराबर e की पावर sec स्क्वायर x और v बराबर 3 कोस इनवर्स x और w बराबर x की पावर x, इसको बना लो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसका अवकलन अलग करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जब मैं इसका अवकलन करूंगा e की पावर sec स्क्वायर x का, तो वो क्या होगा, e की पावर sec स्क्वायर x का e की पावर sec स्क्वायर x जू का त्यों। sec स्क्वायर x का दोबारा करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, 2 इंटू सेक एक्स का दोबारा करना पड़ेगा इंटू 10x, ये पूरा आ गया इसका अब, ठीक है। इसी तरह डी अपॉन डी एक्स का करते हैं, डी अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया इसका। अब डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का देखिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का जो अवकलन है आपका, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स की पावर एक्स, वो आ जाएगा आपका एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा बच्चों। हम ये एक्स की पावर एक्स वाला बहुत से पीछे के काफ़ी पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से कहीं से देख लेना, ठीक है ना। मैंने कई दफ़ा करा रखा है इसको, तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो तीनों वैल्यू ये आ गई, उठा करके समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यानी 2 sec x tan x इंटू ई की पावर sec स्क्वायर एक्स, चाहे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देना, आ गई। अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस log एक्स, और बस ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। देखिए, जब आप तालाब में एक पत्थर फेंकेंगे तो लहरें इस तरीके की चलती हैं, गोल टाइप की, ठीक है ना, ऐसे कर करके ऐसे कर करके बढ़ती चली जाएंगी वो, ठीक है ना, यानी वो वृत्ताकार टाइप में बढ़ेंगी, गोले के टाइप में बढ़ेंगी, ठीक है ना, व्रत रूप में बढ़ेंगी। तो ये कह रहा है व्रत में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, यानी इस गति से वो चली। अब ये देख लीजिए आप, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो व्रत की अगर रेडियस हम मान लेते हैं, माना व्रत की जो त्रिज्या है वो r है, तो उसकी रेडियस की दर दे रखी है इसने dr अपॉन dt, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, इससे पहचान लेना, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यानी r की वैल्यू जब 10 हो, जब r की वैल्यू 10 हो, तब हमें क्या करना है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो माना उसका क्षेत्रफल a है, तो a बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा t की रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये डी ए अपॉन डी टी हमें कब निकालना है, आर बराबर 10 पर निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर की वैल्यू 10, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 4, ये रख दिया, तो कितना आ गया, 4 धाम 40 और दूनी 80, यानी 80 पाई क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, y बराबर 3x प्लस 2 एक्स अक्ष और कोटियों, यानी रेखा इतने एक्स अक्ष और एवं कोटियों x बराबर -1 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये लाइन जो इसने दे रखी है, या कोई भी वक्र देता, उनको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। जब भी कोई लाइन दी गई हो, रेखीय लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन, उसको हम कैसे करते हैं, आप एक टेबल बनाइए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, x के अलग अलग दो मान लेकर y के अलग अलग दो मान निकाल लेने हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं x की वैल्यू जब 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी, क्लियर है। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, क्लियर एकदम। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, सिंपल है ना, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन हमें इतनी बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू -1 है।
अगर x की वैल्यू -1 हुई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 + 2 -1, यानी ये भी -1 आ जाएगी, ठीक है ना। छोटी छोटी वैल्यू ले ली हमने दोनों। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए हमने कुछ ऐसा ग्राफ बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हम इस पे पॉइंट ले लेते हैं 1 2 1 2 1 2, ठीक है, दोनों तरफ ले लिया हमने। अब देखिए सबसे पहले 0,2 पॉइंट कहाँ मिला हमें, 0,2, तो 0,2 1 2, ये रहा 0,2 यहाँ पे, तो ये हमारा ए पॉइंट है 0,2। दूसरा पॉइंट है -1, -1, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1 यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे -1, -1 यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी वो ये रेखा होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये लाइन आपकी क्या होगी, ये लाइन आपकी ये वाली लाइन होगी y बराबर 3x + 2, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऊपर की साइड है ना, ऊपर की साइड हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसने ये कहा है कि एक तो ये लाइन हो गई, दूसरा एक्स एक्स हो गई, लाइन हो गई, एक्स एक्स हो गई, एवं कोटियों x बराबर -1 और x बराबर 1। अब x बराबर 1 कौन सी कोटि है, ये तो x बराबर 1 है यहाँ पर, और ये x बराबर -1 है, ये वाला पॉइंट x बराबर -1। तो x बराबर 1 खींच लीजिए, x बराबर 1 की लाइन जो होती है वो सीधी जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये चलेगी आपकी x बराबर 1 की लाइन, ठीक है ना, और ये चलेगी आपकी x बराबर -1 की लाइन, ठीक है। ये भी सीधी बिल्कुल हमने खींच दी यहाँ पे ऐसे करके -1। तो ये क्या है, ये तो है x बराबर -1, ये है x बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों लाइनों से और एक्स अक्ष से और इस रेखा से कौन कौन सा क्षेत्र आपका कवर हो रहा है, ठीक है ना, वो हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं देखता हूं तो मेरा ये वाला पोर्शन, एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, और एक ये पूरा पोर्शन, यहां से यहां तक ये पूरा ये बल्कि, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन जो है हमारा कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है सारे का, जो मैंने शेड किया है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रीजन है ये इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ है, और ये वाला भी इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ है जो कि उसने दी है। एक तो ये लाइन, एक x बराबर x और एक कोटि x बराबर -1 व x बराबर 1, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों, इनका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, समाकलन के थ्रू हम निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बस आपको ये रखना है याद, अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलता है। सबसे पहले हम देखो, हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इधर की साइड चलेंगे, ठीक है ना। जब हम यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा हमें। ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू, इस पे y की वैल्यू 0 होती है इस लाइन पे, तो y की वैल्यू 0 इसमें रख के देख लो, y की वैल्यू जब 0 इसमें रखूंगा तो 3x + 2, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2/3। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये -2/3, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2/3, 0 है, x की वैल्यू -2/3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। अब देखिए, जब मैं ये लिमिट ले रहा हूँ, x की लिमिट, x एक्सिस पे चल रहा हूँ, तो x की लिमिट ले रहा हूँ मैं -2/3 से लेकर के, सॉरी, -1 से लेकर के -2/3 तक, -1 से लेकर के -2/3 तक, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक चला, और इस कर्व की इक्वेशन रखनी है मुझे, इस कर्व की जो लाइन है, जो ये लाइन, इस रेखा की इक्वेशन से मुझे एक्स वाई की वैल्यू रखनी है यहाँ, इसकी वैल्यू यानी 3x + 2। तो मैंने ये रख दिया 3x + 2 dx, क्योंकि मुझे x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू में रखना है ये, ठीक है ना, x की टर्म में रखना है। अब देखिए, चूंकि ये निगेटिव रीजन में है, पूरा सारा माइनस में है ना, यहाँ पे इस वाले चतुर्थांश में x भी माइनस है, y भी माइनस है, इसका मतलब सारा माइनस है, क्षेत्रफल भी माइनस आएगा। तो इसलिए हमें क्षेत्रफल लेना है प्लस में, क्योंकि क्षेत्रफल तो माइनस में होता नहीं, तो इसलिए हमको इसको मोड करना पड़ेगा, मोड, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे प्लस, क्योंकि अभी ये वाला बड़ा वाला रीजन तो रह रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक पूरा चले, -2/3 से 1 तक चलेंगे, तो ये समाकलन लगाओ, -2/3 से 1 तक चले जाओ, और कर्व यानी लाइन जो है वो इसमें भी यही है, यही जा रही है, तो इक्वेशन तो यही आ जाएगी, 3x + 2, रेखा तो यही आ जाएगी, और इंटू आ जाएगा dx, ठीक है ना। अब बच्चों, अगर आपको ये समाकलन सॉल्व करना आता है तो बस ये आपके लिए ईजी है। अब अगर नहीं आता तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो समाकलन तो करना आपको सबको आता ही होगा। तो देखिए समाकलन हम लगाते हैं, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन जो होगा 3, x²/2, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, प्लस 2 कांस्टेंट है, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, और लिमिट इसकी क्या है, -1 से -2/3 है, ये हो गया 1, प्लस अब इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसका भी सेम आएगा, 3x²/2 + 2x, ठीक है, -2/3 से 1 चली जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार तो इसमें लिमिट ये वाली रखेंगे, फिर -1 बार ये रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, मोड में लगा के रखता हूँ अभी, पहले मैं ये रख देता हूँ, तो
3/2 जो जूगा तू ये वाला x की जगह -2/3 यानी -2/3 का 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -2/3। ये तो मैंने रख दी ऊपर वाली लिमिट। अब माइनस लगा के नीचे वाली रखूंगा ये वाली, तो 3 गुना 3/2 -1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1 ये मैंने रख दी नीचे वाली। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया कंप्लीट। ये मैंने लगा दिया मोड वापस प्लस। अब चलते हैं इस वाले में, पहले 1 रखते हैं यहाँ पे। जब मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1, ये तो होगी 1 वाली। अब मैं माइनस लगाऊंगा, अब नीचे वाली लोअर लिमिट रखूंगा तो 3/2 और ये आ जाएगा -2/3 का स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू -2/3। ये मैंने रख दी नीचे वाली लिमिट। ठीक है ना, आप ऐसा मत करना कि इस पूरी से ये पूरी काट दो कि ये और ये सेम है, ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ मोड है। पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व करना आगे। ठीक है ना, तब आंसर सही आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ 1 2 से 1 2 कट जाएगा, इसका अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो ये माइनस तो खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा 2 आएगा, 3 से 9 कटेगा 3 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 2/3 ही बच जाएगा। ठीक है ना, 2/3 और माइनस के 2 दूनी 4/3, तो प्लस के 2/3 माइनस के 4/3 माइनस के 2/3 आ जाएगा। ठीक है, चलो माइनस। अब यहाँ पे चलते हैं, ये कितना हो गया -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, तो ये तो 3/2 है और ये -2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस के 4 कितने हो गए -1/2, -1/2 बाहर माइनस है तो +1/2 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्लस ये वाली बात, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 3 7/2, ये तो 7/2 आ गई माइनस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो यही है जो ये हमने सॉल्व किया था, सेम बिल्कुल ऐसा ही तो है ये, है ना। तो ये हमने सॉल्व करके क्या लाए थे हम, माइनस के 2/3 लाए थे, तो इसको मैं -2/3 रख दूं और प्लस ये, तो कितना हो जाएगा माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस के 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इजी, कितना इजी हो गया ये। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोड था हमारा, हाँ यहाँ पे मोड है। अब देखिए क्या होगा, माइनस के 2/3 और प्लस के 1, इसका आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 माइनस के 1/6 माइनस के 1/6 का मोड प्लस ये 7 और 7 या 21, 2 दूनी 4 21 4 25 25/6। ठीक है ना, अब देखिए इसका आ जाएगा प्लस के 1/6 और इसका आ जाएगा 25/6 और ये कितना आ जाएगा आपका, ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 26/6 और 13 दूनी 26 3 दूनी 6, है ना, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 3, यानी 13/3 आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा वर्ग इकाई में करके, वर्ग इकाई। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। बड़े ध्यान से करना ये क्वेश्चन, इसमें गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन, किसी वाहन से जाता है जिनकी प्रायिकताएं क्रम से 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5 है। यानी ट्रेन से जाने की 3/10, बस से जाने की 1/5, स्कूटर से जाने की 1/10 और अन्य किसी वाहन से जाने की 2/5 है प्रायिकता। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूल से आता है तो उसको देर से आने की प्रायिकता ये है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। तो यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अब ये ट्रेन से आने की पूछ रहा है वापस से घूम करके, जबकि वो देर से आया है, देर से आया है, तो इसका मतलब ये बेस थ्योरम लग रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बेस थ्योरम से हमें ये क्वेश्चन करना है। देखिए बेस बेस थ्योरम के तो बहुत आसान तरीके से बता रखे हैं क्वेश्चन आपको मैंने। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले हम घटनाएं मान लेते हैं, माना घटनाएं। आपको 4 घटनाएं इसने दे रखी हैं तो चारों माननी है, माना घटनाएं। इवन जो घटनाएं हैं कि रोगी जो है वो ट्रेन से मिलने जाता है ना, ट्रेन सॉरी डॉक्टर से मिलने ट्रेन से जाता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेन से जाता है, ट्रेन से जाता है, रोगी ट्रेन से जाता है। और E2 जो घटना है वो किससे जाता है, बस से जाता है, बस से जाता है। E3 जो घटना है वो किससे जाता है, स्कूटर से जाता है, स्कूटर से। ठीक है, स्कूटर तो खत्म ही हो गए अब। E4, E4 जो घटना हमने मानी वो अन्य किसी वाहन से जाता है। ठीक है ना, अन्य किसी वाहन से जाता है, अन्य किसी वाहन से जाता है। ठीक है, अन्य किसी वाहन से जाता है। तो सारे केस आ गए, चारों हमने घटनाएं मान ली। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको, 4 घटनाएं आपने मान ली, एक E1, एक E2, एक E3 और एक E4। हमने आपको एक डायग्राम बनवाया था, उसी डायग्राम्स के बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे हमें ये डायग्राम बनाना है। हमें क्या करना है, ऐसे बना लेना है डायग्राम। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ये जुड़ गया ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे जुड़ गया। अब यहाँ से ये, यहाँ से हमें एक सिंगल वैल्यू निकलेगी। ठीक है, पहली बात, E1 की क्या प्रायिकता है, यानी उसके ट्रेन से जाने की क्या प्रायिकता है, ट्रेन से जाने की प्रायिकता 3/10, यानी P ऑफ E1। यहाँ पे लिखो P ऑफ E1 3/10। इससे डायग्राम से क्या होगा, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं छूटेगी, जो जो फॉर्मूले में चाहिए ना वो सारी वैल्यू आप बिना भूले निकाल लोगे। अगर वैसे निकालोगे तो आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो P ऑफ E2, P ऑफ E2 क्या होगा, देखिए P ऑफ E2 आपका हो जाएगा 1/5, 1/5 आ गया। P ऑफ E3, P ऑफ E3 कितना हो जाएगा 1/10, यानी 1/10 आ गया। फिर P ऑफ E4,
यानी अन्य किसी वाहन से जाता है उसकी प्रायिकता है 2/5, वो भी रख दी यहाँ। अब देखिए हमारे पास एक अन्य घटना है, वो घटना क्या है? वो घटना मान लेते हैं ए है। ए घटना इसने क्या कही है? वो ए घटना ये कह रही है कि वो देर से जाता है, देर से आने की प्रायिकता है ना, तो ये देर से आता है वो, ठीक है ना? ए घटना है कि वह जो है वो देर से आता है, देर से आता है, ये एक अलग घटना है ए। अब देखिए उसने कहा है कि यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता है। अब वो ट्रेन से आ रहा है, देखिए पी ऑफ ट्रेन से आ रहा है यानी ई1 घटना ट्रेन से आ रहा है, देर से आ रहा है, ट्रेन से आने के बाद भी वो देर से आ रहा है यानी ए घटना। देर से आने की प्रायिकता उसकी क्या हो जाएगी? जो उसने बता रखी है 1/4। अब वो बस से आ रहा है यानी ई2 हो गई घटना, बस से आ रहा है, लेकिन फिर भी वो देर से आया, उसकी क्या प्रायिकता होगी? उसने दे रखी है 1/3। अब वो किससे आया है? स्कूटर से आया है, ई3 स्कूटर से आया है लेकिन फिर भी देर से आया है, तो उसकी क्या प्रायिकता है? 1/12। तीसरी बार जो चौथी बार, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। जब वो अन्य किसी वाहन से आ रहा है तो उससे देर नहीं हो रही, फिर पी ऑफ ई4 यानी ए। अब की बार उसे देर नहीं हो रही, ये तो देर से आने की प्रायिकता थी, तो अगर उसे देर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, देर तो हो ही नहीं रही उसे, तो इसका मतलब इसकी संभव प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि हमारे फेवर में कोई मान है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल एकदम बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको जो निकालना है वो निकालना है पी ऑफ ए घटना, यानी वो देर से तो आया है लेकिन वो ट्रेन से आया है ना? देर से आया है तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता निकालनी है। देर से तो आ गया, ट्रेन से आने की प्रायिकता ई1 हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये हमें निकालना है। तो देखिए अब हम कहेंगे बेस प्रमेय से, बेस प्रमेय से, बेस प्रमेय क्या कहती है कि पी ऑफ ई1 अपॉन ए अगर है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पी ऑफ ई1 लिखना है, जो यहाँ पे है ई1 वही ई1 घटना यहाँ पे, और उसका जो हमने उसके साथ निकाला था पी ऑफ ए अपॉन ई1, ये लिखने के बाद अपॉन, जिस तरीके से हमने ये बनाया इस तरीके से इन चारों के बनाने हैं और वो प्लस करके नीचे लिखने हैं ऐसे, पी ऑफ ई1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई1, ठीक है ना? फिर प्लस लगाओ पी ऑफ ई2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई2, इसी तरह P3 का, इसी तरह P4 का आप खुद बना लोगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, वैल्यू रखते हैं P ऑफ E1 की। देखिए P ऑफ E1 की वैल्यू ये रही 3/10, उसके साथ गुना है 1/4 की, यहाँ पे रख देंगे ऊपर, तो कितनी हो जाएगी? 3/10 गुना 1/4, ठीक है ना? अपॉन यही सेम वैल्यू यहाँ पे है, तो ये 3/10 गुना 1/4 ये आ गई, फिर प्लस लगाओ, ये तो अलग हो गई। अब P ऑफ E2 यानी इसकी गुना इसमें 1/5 गुना 1/3, ठीक है? अब आगे चलो, इसकी गुना इसमें 1/10 गुना 1/12, ठीक है ना? अब देखिए लास्ट इसकी गुना जब इसमें करेंगे ये आ जाएगा 2/5 गुना 0, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका। अब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे अपने तरीके से, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करके आपका सिंपल सा आंसर 1/2 आ जाएगा, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे हम कौन सी थ्योरम लगानी है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, 7वें का क्या क्वेश्चन, ठीक है ना? 7वें के क्या क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरण को आव्यूह विधि से हल करो, आव्यूह विधि से हल करना है। ये सेम क्वेश्चन है, बस 6 की जगह 8 दे रखा है वहाँ, ठीक है ना? तो आप इसी तरीके से आप इसको कर लोगे। 324 एफएच कोड में है ये, 324 एफएच कोड में 7वें का क्या है ये, ठीक है ना? आप इसको वहाँ से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, देखिए 7th का जो ख क्वेश्चन है ये वाला, ये भी पहले आया हुआ है और हमने आपको करा भी रखा है, ठीक है ना? ये कहाँ करा है? 324 बीडी कोड में 9वें का क है, वहाँ से आप इसको कर लेना। चलते हैं आगे। 8वें का क जो है वो मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से तो सिलेबस में नहीं है, तो फिर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस में है भी और हमने ये आपको पहले करा भी रखा है, ठीक है ना? ये हमने आपको 324 बीसी कोड में 8वें का ख कराया है। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिर्फ आपको जाकर के डिस्क्रिप्शन में टच करना है। आपको ये नंबर लिखा होगा 8वें का ख, उसके सामने लिंक होगी, टच करना है, आप इसी क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों? हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने लिए मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th के क्या क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि आपका समाकलन इतने का मान निकालिए, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, ई की पावर डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स और 2 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना? ये आपको करना है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसमें लेट करते हैं, लेट ई की पावर एक्स को टी मान लेते हैं, तो ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। तो ये आपका सिंपली क्वेश्चन, ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी रख देंगे, डी टी अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टी और ये आ जाएगा 2 प्लस टी। आंशिक भिन्न लगा दो इसमें, आंशिक भिन्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? इसको आप ऐसे लिख लो, 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 प्लस टी की यहाँ करेंगे, तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है? ये आ जाएगा डी टी, तो इक्वल्स टू, अब देखिए इसका समाकलन अलग, इसका अलग, इसका क्या हो जाएगा 1/टी का log 1 प्लस टी और इसका हो जाएगा log 2 प्लस टी, सिंपल है, प्लस सी लगा दो, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m अपॉन
एन आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, बस इसकी वैल्यू रख देंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये आ जाएगा 2 प्लस ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, नाइन्थ का ख क्वेश्चन है ना, नाइन्थ का ख क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर वाई स्क्वायर सेक एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाँ ठीक है ना, इसके जैसे अब तक 2 ही क्वेश्चन आए हैं, बस दूसरा है ये, पहला एक और आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। हम इसमें क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। जब वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो एक वाई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई टेन एक्स। और वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा सेक एक्स ही आ जाएगा, पूरा वाई स्क्वायर हट जाएगा। पूरी इक्वेशन को हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट करिए आप 1 अपॉन वाई को टी पुट कर लो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1 अपॉन वाई स्क्वायर, डी वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। अब इसको उठा करके इसमें पुट कर दो, देखिए माइनस के स्क्वायर आएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये माइनस इधर चला जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे रख दो माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, प्लस 1 अपॉन वाई की जगह टी रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10x इंटू टी, 10x इंटू टी इक्वल्स टू सेक एक्स जो होगा तुम, ठीक है। अब ये माइनस हटाने के लिए हमें सारे चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस पी टी, और बराबर क्यू से तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10x, माइनस के 10x, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के सेक एक्स, ठीक है ना बच्चों। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो आ जाएगा ई की पावर समाकलन माइनस के 10x, ई की पावर समाकलन माइनस के 10x, यानी ई की पावर माइनस के 10x। अब 10x का जो अवकलन होता है, समाकलन होता है, वो होता है log sec x, है ना, या माइनस के log cos x। तो हम लगा देंगे log sec x, माइनस पहले से था यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, ये ओवरऑल आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन sec x आ जाएगा, 1 अपॉन, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन sec x हो जाएगा, इसका cos x हो जाएगा, ये की पावर log हट जाएगा। यहाँ से इसका जो हल होगा, इसका हल देखिए क्या होगा, इसका हल हो जाएगा आपका t इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ। क्यू एफ कितना है, माइनस सेक एक्स, और ये आ जाएगा cos x, और ये डी एक्स और प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t cos x बराबर, देखिए सेक एक्स को 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, तो इससे कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, -1 का आ जाएगा माइनस एक्स, और ये आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन वाई थी, तो 1 अपॉन वाई रख दिया, और ये आ जाएगा cos x, और ये आ जाएगा माइनस के x प्लस सी, ये आ जाएगा y की पावर -1, और ये 1 अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स हो गया, और सेक एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस के x सेक एक्स और प्लस सी सेक एक्स, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आपका ये पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के सोल्यूशन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना बच्चों। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, उनकी भी वीडियो आप देखिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।